देहरादून से इस वक्त की बड़ी खबर है। उत्तराखंड में जिलों के प्रभारी सचिव की व्यवस्था अब बंद होगी। अब नहीं होंगे उत्तराखंड में जिलों के प्रभारी सचिव। अब हर जिले में सचिव और अपर सचिव जाएंगे। हर जिले में 2 सचिव या अपर सचिव दौरा करेंगे। महीने के दूसरे हफ्ते और चौथे हफ्ते में बैठक ली जाएगी। वहीं 12 महीने में हर जिले का दौरा सचिव और अपर सचिव करेंगे। 13 में से 12 जिलों में बैठक करेंगे सचिव और अपर सचिव। वहीं जिलों में अपने विभाग से संबंधित बैठक भी उनकी तरफ से ली जाएगी। केंद्रीय योजना को लेकर जिलों में बैठक करेंगे। गांव में रात्रि विश्राम भी करेंगे। और जानकारी यह भी है कि जिले में योजनाओं की प्रगति रिपोर्ट, समीक्षा रिपोर्ट पर बैठक भी इनकी तरफ से की जाएगी। तो ये इस वक्त देहरादून से बड़ी खबर सामने आई है। हर जिले में 2 सचिव या अपर सचिव दौरा करेंगे और महीने के दूसरे हफ्ते और चौथे हफ्ते में बैठक उनकी तरफ से ली जाया करेगी। 12 महीने में हर जिले में दौरा करने के लिए कहा गया है। 13 में से 12 जिलों में बैठक की जाएगी और यहाँ पर तमाम मुद्दों को लेकर के बातचीत होगी। वहीं केंद्रीय योजनाओं को लेकर के भी जिले में बैठक की जाएगी। माननीय मुख्यमंत्री जी का मंशा ये था कि एक सचिव एक ही जिले में भ्रमण करने के बजाय एक सचिव हर जिले में भ्रमण करें। तो उस मंशा को ध्यान में रखते हुए अभी ये प्रपोजल बना रहे हैं कि प्रभारी सचिव की व्यवस्था को हम लोग समाप्त करें और उसके बजाय अगले 12 महीने में प्रत्येक महीने एक जनपद का भ्रमण प्रत्येक सचिव के द्वारा किया जाएगा। तो यहां से एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें, सीएम धामी के दिल्ली दौरे का आज दूसरा दिन है। आज पार्टी का आला कमान से मुलाकात कर सकते हैं सीएम धामी। वहीं मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल के मुद्दे को लेकर के भी जानकारी दे सकते हैं सीएम धामी। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया से भी मुलाकात कर सकते हैं। आपको बता दें कि ऋषिकेश में थप्पड़बाजी मामले में शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल का नाम भी शामिल है। आरटीआई के तहत मांगी गई जानकारी में यह खुलासा हुआ, जिसमें जानकारी मिली कि मुकदमे में मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल भी नामजद है और साथ ही पीआरओ कौशल और गन्नर को भी नामजद यहां पर कर लिया गया है। ऐसे में जब केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात सीएम धामी के होने जा रही है तो कहा जा रहा है कि प्रेमचंद अग्रवाल को लेकर के भी जानकारी उनकी तरफ से दी जा सकती है। तो आज कई केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात हो सकती है सीएम धामी की, क्योंकि वह दूसरा दिन आज दिल्ली दौरे का। तो लगातार उनकी तरफ से देखा जा रहा है कि दिल्ली वो पहुंचते हैं, प्रधानमंत्री से मुलाकात करते हैं, केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात होती है अलग अलग मुद्दों को लेकर के। एक बार फिर दिल्ली पहुंचे हुए हैं। दिल्ली दौरे का दूसरा दिन है उनका और इस दौरान कई केंद्रीय नेताओं से, केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात उनकी होने वाली है और इस बीच मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल के मुद्दे को लेकर के भी जानकारी दे सकते हैं सीएम। उत्तराखंड के प्रमुख वन संरक्षक अनूप मलिक ने अपनी जिम्मेदारी संभाली है। अनूप मलिक का कहना है कि सरकार की योजनाओं का फायदा लोगों को मिले, मानव और वन्यजीव संघर्ष पर नियंत्रण रखा जाए और जंगलों में आग की घटनाओं पर रोक लगे। ये वन विभाग के सामने चुनौती है। क्या कहेंगे, एक बड़ी जिम्मेदारी सरकार की ओर से? आप जो जिम्मेदारी सरकार की तरफ से मिली है उसमें पूरी जिम्मेदारी के साथ काम करना है और जो भी उत्तराखंड शासन या भारत सरकार की जो भी इसमें योजनाएं हैं, जो भी उनके जो है वो उनको पूरा करने का पूरा प्रयास किया जाएगा। क्या कुछ खास प्लानिंग इस बार आपकी रहेगी, क्योंकि करीब 60% से ज़्यादा वन क्षेत्र है और वन मुखिया आप हैं? क्या कुछ नई प्लानिंग आपकी होगी इसमें? उत्तराखंड में जो वन विभाग के जो दायित्व हैं वो इसमें जैसे हमारा माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय वन मंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी के जो प्लानिंग है या जो उनके विचार हैं कि कंजर्वेशन और डेवलपमेंट दोनों साथ साथ चलने चाहिए और इसमें जो आम लोगों का जो है सहभागिता, जन सहभागिता के साथ वनों का प्रबंध सुनिश्चित किया जाए। तो हमारे जो माननीय प्रधानमंत्री जी हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, माननीय वन मंत्री जी हैं, उनके जो ये विज़न है उसको धरातल पर उतारने का जो है वो उसी विज़न पे काम किया जाएगा। पिछले कुछ समय से वन विभाग का काफ़ी काम पेंडिंग रहा, प्रभावित भी रहा। अब आप प्रमुख वन संरक्षक हैं, 2 टूक क्या है आपके अधिकारियों को? नहीं, सभी अधिकारियों को यही निर्देश हैं कि जो भी शासन की योजनाएं हैं उनको इफ़ेक्टिव तरीके से और उनका समयबद्ध तरीके से उनको जो है फील्ड में उसको धरातल पे उतारा जाए और अच्छे प्रभावी ढंग से उनकी मॉनिटरिंग भी की जाए
ताकि जितनी भी योजनाएं हैं, जो शासन की योजनाएं हैं, उनका अधिक से अधिक लाभ जो है हमारे लोगों तक पहुंच सके। जो योजनाएं हैं उनका लाभ लोगों को मिले, यह है उनका कहना है। अपने सहयोगी कैमरा पर क्रिस्टोफर लॉरेंस के साथ विनोद कुमार, एबीपी गंगा, देहरादून। तुमसे इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड गठन हो चुका है। 2 साल के बाद सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड का गठन हुआ है। बोर्ड के अध्यक्ष सचिव आर मीनाक्षी सुंदरम बने हैं। बोर्ड में 5 गैर सरकारी सदस्यों की नियुक्ति यहाँ पर की गई है। उत्तराखंड में सुर्खियों और विवादों में ये बोर्ड रहा है दरअसल, लेकिन बोर्ड में कई सदस्यों की नियुक्ति यहाँ पर हुई है। देवेश भट्ट नैनीताल, त्रिलोक चंद्र नेगी उधम सिंह नगर, वही इकराम देहरादून से, कृष्णमणि चमोली से, शेखरानंद पांडे नैनीताल, तो वही नीलम मंडोलिया पौड़ी की यहाँ पर इनकी नियुक्ति हुई है। पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत और हरक सिंह रावत की आपसी खींचतान के बाद एक बार फिर बोर्ड का गठन यहाँ पर हुआ है। तो ये देहरादून से इस वक्त की ये बड़ी खबर सामने आई है। बोर्ड के अध्यक्ष सचिव आर मीनाक्षी सुंदरम को बनाया गया है। 2 साल के बाद सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड का यहाँ पर गठन किया गया है। इस बोर्ड में 5 गैर सरकारी सदस्यों की नियुक्ति यहाँ पर की गई है। और इस खबर पर विनोद कुमार मेरे साथ जुड़ चुके हैं, अधिक जानकारी इस पर देंगे, क्योंकि विनोद 2 साल के बाद सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड का गठन यहाँ पर हुआ है। इससे जुड़ी अधिक जानकारी क्या, किस तरीके से आगे इसमें होगा? बिल्कुल, देखिए सोनिका, ये बोर्ड पूरी तरह से उत्तराखंड में विवादों में रहा है और पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत और पूर्व कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत के जो बीच में जो आपसी खींचतान थी, उसके चलते ये पूरा बोर्ड बिल्कुल सुर्खियों में रहा। और 2 साल के बाद में एक बार फिर राज्य सरकार ने इस बोर्ड का गठन कर दिया है और साफ तौर पर इस बोर्ड के अध्यक्ष सचिव आर मीनाक्षी सुंदरम होंगे और सरकारी और गैर सरकारी जो सदस्य हैं उनकी टोटल 11 पदों पर नियुक्ति हुई है। और खासकर अगर बात करें देवेश भट्ट नैनीताल, त्रिलोक नेगी उधम सिंह नगर, इकराम देहरादून, कृष्णमणि थपलियाल चमोली, शेखरानंद पांडे नैनीताल, नीलम मंडोलिया पौड़ी की नियुक्ति यहाँ पर हुई है। लेकिन विवादों से इसका गहरा नाता रहा है, क्योंकि सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड का एक बार फिर 2 साल बाद में सरकार ने गठन किया है। और पूर्व के अगर पुराने घटनाक्रम पर प्रकाश डाले तो हरक सिंह रावत इस बोर्ड के अध्यक्ष हुआ करते थे और तत्कालीन मुख्यमंत्री। बिल्कुल विनोद, तमाम विवादों के बीच एक बार फिर से बोर्ड का गठन यहाँ पर हो गया है। बहुत शुक्रिया विनोद, तमाम जानकारी हम तक पहुँचाने के लिए। आज 30 सांसदों का डेलीगेशन उत्तराखंड पहुंचेगा। 3 दिन तक उत्तराखंड में संसदीय समिति के 30 सांसद रहने वाले हैं। सांसदों के साथ ही केंद्रीय अधिकारी भी मौजूद रहेंगे। केंद्रीय योजनाओं की समीक्षा और निरीक्षण यहां पर किया जाएगा। सिंचाई, नमामि गंगे, THDC, NIH क्षेत्र की योजनाओं की समीक्षा यहां पर की जाएगी। निरीक्षण के दौरान अधिकारियों से बातचीत भी करेगी ये टीम। वही निरीक्षण के बाद केंद्र को रिपोर्ट इसकी सौंपी जाएगी। तो उत्तराखंड में केंद्र के सुपर 30, अब आप जान लीजिए इसके बारे में जानकारी। दरअसल 30 सांसदों का डेलीगेशन आज उत्तराखंड पहुंचेगा। 3 दिनों तक उत्तराखंड में संसदीय समिति के 30 सांसद रहने वाले हैं। सांसदों के साथ ही कई केंद्रीय अधिकारी भी वहां पर मौजूद रहने वाले हैं। इसके अलावा आपको बता दें कि यहाँ पर केंद्र की योजनाओं की समीक्षा की जाएगी, निरीक्षण किया जाएगा 30 सांसदों के द्वारा। सिंचाई है, नमामि गंगे, THDC, NIH क्षेत्र में योजनाओं की समीक्षा यहाँ पर की जाएगी और वहीं अधिकारियों से भी बातचीत की जाएगी। जो भी वहां पर समीक्षा की गई है, टीम इसको लेकर के बाद डिस्कस करेगी और निरीक्षण के बाद केंद्र को अपनी रिपोर्ट सौंपनी होगी। तो ये तमाम जानकारी आपको बता दें। 30 सांसदों का डेलीगेशन जो कि अब उत्तराखंड पहुंचेगा और 3 दिनों तक उत्तराखंड में संसदीय समिति के 30 सांसद रहने वाले हैं। हरिद्वार में कल कांग्रेस इकबालपुर में चीनी मिल पर धरना देगी। पूर्व सीएम हरीश रावत के आह्वान पर चीनी मिल के सामने किसानों की मांगों को लेकर कांग्रेस धरना प्रदर्शन करेगी। किसानों के गन्ना बकाया भुगतान को लेकर सरकार के खिलाफ यहां पर प्रदर्शन होगा। इसमें कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण महारा सहित तमाम कांग्रेस के नेता शामिल रहने वाले हैं। कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष मथुरा दत्त जोशी ने कहा कि सरकार ने किसानों की अनदेखी की है। चीनी मिल के बाहर धरना देकर सरकार से किसानों के बकाया भुगतान करने की मांग यहां पर की जाएगी। देखिए 9 तारीख को माननीय हरीश रावत जी भी रहेंगे, माननीय अध्यक्ष जी भी रहेंगे। इकबालपुर चीनी मिल के सामने हम किसानों की मांगों को लेकर धरना करेंगे और किसानों का जो अभी तक का बकाया है, सरकार ने किसानों के ऊपर बहुत अत्याचार किया है। किसानों की भावनाओं पर कुठाराघात करने का काम इस सरकार ने किया है। उसके खिलाफ कांग्रेस पार्टी 9 तारीख को 1 दिवसीय धरना देगी और सरकार से मांग करेगी कि तत्काल किसानों का जो भुगतान बकाया है, गन्ना किसानों का भुगतान बकाया है, उसको तत्काल किसानों को करने का कष्ट है।
और इस वक्त देहरादून में स्टाम्प चोरी से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है। 18,67,226 रुपए के स्टाम्प यहां पर चोरी कर लिए गए हैं। 33,40,865 रुपयों का आरोपियों को नोटिस यहां पर भेजा गया। संपत्ति खरीदने बेचने में स्टाम्प ड्यूटी यहां पर चोरी कर ली गई है। डीएम ने स्टाम्प चोरी मामले में जांच के आदेश भी यहां पर दे दिए हैं। तो 18,67,226 लाख के यहां पर स्टाम्प चोरी किए गए हैं। 33,40,865 रुपए का आरोपियों को नोटिस यहां पर भेज दिया गया है और संपत्ति खरीदने बेचने में स्टाम्प ड्यूटी यहां पर चोरी की गई। अगर करते हैं पौड़ी में व्यापार सभा ने 10 मई से कंडोलिया मैदान में आयोजित होने वाले ट्रेड फेयर के लिए नगर पालिका द्वारा चिन्हित किए गए स्थान पर व्यापार सभा ने आपत्ति जाहिर की है। दरअसल नगर पालिका ने कंडोलिया मैदान में ट्रेड फेयर मेला का आयोजन किया जाना है, लेकिन व्यापार सभा ने कंडोलिया मैदान के बजाय किसी अन्य स्थान पर मेले को आयोजित किए जाने की मांग की है। व्यापार सभा के कोषाध्यक्ष कुलदीप गुस्साई ने यह कहा है कि इस मैदान में खेल गतिविधियां होती हैं। रोज यहाँ पर 70 से 80 बच्चे खेलने के लिए आते हैं, प्रैक्टिस करते हैं। खेल मैदान का प्रयोग ट्रेड फेयर के लिए किया जाना नियमों का उल्लंघन है। जिलाधिकारी ने यह जानकारी दी है कि जल्द ही इस समस्या का समाधान किया जाएगा। जो ये कंडोलिया मैदान था, शायद इसके लिए कभी निदेशालय से एक ऑर्डर आया था कि खेल गतिविधियों के अलावा इसको किसी दूसरे कार्य के लिए नहीं दिया जाएगा, क्योंकि मात्र पौड़ी में एक ही खेल मैदान बचा हुआ है जो थोड़ा अभी अच्छे रूप में है, जहाँ पर हमारे नौनियाल सुबह शाम जो बच्चे हैं इतने अच्छे यहाँ से फुटबॉलर्स निकले हुए हैं, वो अपनी प्रैक्टिस करते हैं सुबह शाम, तो उनके लिए वो वंचित हो जाएंगे एक महीने। और आप खुद सोचिए, यदि कोई बच्चा 1 दिन या 2 दिन 3 दिन तक प्रैक्टिस नहीं करेगा तो वो खुद ही अपनी जो विद्या होता है वो आदमी भूल जाता है। वो हमारे साथ भी होता है। और खबर है जसपुर से, जहां गुलदार के नजर आने के बाद लोग दहशत में हैं। किसानों ने गुलदार को खेतों से बाहर हालांकि खदेड़ दिया है, भगा दिया है। चारा काटने के दौरान किसानों को यहां पर तेंदुआ नजर आया। लाठियों से गुलदार को भगाने का वीडियो भी यहां पर वायरल हो रहा है। ये वीडियो आपकी टीवी स्क्रीन पर। लोग हालांकि इसके बाद दहशत में वहां नजर आ रहे हैं। गुलदार की दहशत अब देखने को मिल रही है, लोगों में खौफ भी दिख रहा है। लेकिन जब गुलदार यहाँ पे किसानों को नजर आया तो खेतों से भगा भी दिया गया। चारा काटने के दौरान किसानों को यहाँ पर तेंदुआ नजर आया। लाठियों से गुलदार को भगाने का वीडियो वायरल यहाँ पे हो रहा है और ये वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। दरअसल यहाँ पर जसपुर में एक गुलदार नजर आया, जिसके बाद हालांकि ग्रामीणों में खौफ देखा गया, दहशत भी देखी गई, लेकिन किसानों ने गुलदार को वहां से भगा दिया। इसका वीडियो भी वहां पे रिकॉर्ड हुआ और यह इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर। और अब खबर है रुड़की से। रुड़की में 2 पक्षों में मामूली विवाद में जमकर पत्थरबाजी हुई है, पथराव हुआ है। गाड़ी पर पथराव करते हुए युवक सीसीटीवी में कैद हो गए हैं। पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पड़ताल में जुटी हुई है। गंगनहर कोतवाल इलाके के कबीलपुर गांव का ये पूरा मामला, जहां पर 2 पक्षों में मामूली विवाद को लेकर पथराव होता है, किसी बात को लेकर बहसबाजी हो रही है। उसके बाद ये मामला इतना बढ़ गया, मारपीट होने लगी और इसके बाद एक दूसरे पर पत्थरबाजी यहाँ पर करने लगे, पथराव होने लगा। हालांकि ये पूरी घटना वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई है और इसी के आधार पर, इस फुटेज के आधार पर अब पुलिस आगे की जांच पड़ताल में जुट चुकी है। गंगनहर कोतवाल इलाके का ये पूरा मामला इस वीडियो में आप देख रहे हैं, ये वही सीसीटीवी फुटेज है। उस वक्त वहां पर बहसबाजी हुई आपस में, उसके बाद ये मामला इतना बढ़ता है कि पत्थरबाजी होने लगी। बात करते हैं चारधाम यात्रा की। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा जारी है। 22 अप्रैल से शुरुआत हुई है। चारधाम यात्रा को लेकर श्रद्धालुओं में गजब का उत्साह है। अब तक चारधाम में 5,52,000 श्रद्धालुओं ने दर्शन किए हैं। सबसे ज्यादा श्रद्धालु केदारनाथ धाम पहुंच रहे हैं। केदारनाथ में अब तक 1,74,000 श्रद्धालु पहुंच चुके हैं, दर्शन कर चुके हैं, जबकि बद्रीनाथ धाम में 1,18,000 श्रद्धालु पहुंचे हैं। वहीं गंगोत्री धाम की बात की जाए तो वहां पर 1,13,000 श्रद्धालुओं ने दर्शन अब तक किए हैं। तो वहीं यमुनोत्री धाम में अब तक 1 लाख से ज्यादा श्रद्धालु पहुंच चुके हैं। खराब मौसम के चलते केदारनाथ धाम के लिए आज भी अभी तक रजिस्ट्रेशन पे है, रोक रही रहेगी। लेकिन आपको ये बता दें कि अब तक करीब 26 लाख से ज्यादा श्रद्धालु चारधाम यात्रा के लिए अपना पंजीकरण करा चुके हैं। 4 तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। ये तस्वीर आपके सामने है, जहां केदारनाथ धाम में अब तक 1,74,000 से ज्यादा श्रद्धालु पहुंच चुके हैं। तो वहीं क्योंकि लगातार मौसम भी खराब था, ऐसे में भी श्रद्धालुओं का उत्साह गजब का वहां पर बना रहा। उत्तराखंड में मौसम खराब होने से तीर्थ यात्रियों की परेशानी किस कदर बढ़ गई है, वो भी आपको समझाम देते हैं। केदारनाथ यात्रा के लिए कैसे मौसम बाधक बना हुआ है, अब आप वो जान लीजिए। केदारनाथ धाम के लिए हेली सेवा रद्द कर दी गई है। हेली सेवा रद्द होने से तीर्थयात्री बेहद परेशान वहां पर है। खराब मौसम की वजह से हेली सेवा कल ही रद्द की गई है। बड़ी संख्या में श्रद्धालु लगातार केदारनाथ धाम पहुंच पाए हैं।
कुछ श्रद्धालु नहीं भी पहुंच पाए हैं। वहीं कई तीर्थयात्रियों की टिकट भी रद्द कर दी गई है। आज फिर से सुबह तीर्थयात्रियों को लाइन में लगना पड़ रहा है। कई तीर्थयात्री दर्शन किए बिना ही वापस वहां से लौट रहे हैं। कई दिक्कतें हैं जो वहां पर श्रद्धालुओं के सामने लगातार आ रही है, क्योंकि वहां पर केदारनाथ धाम में मौसम खराब है। इसको लेकर के वहां पर प्रशासन के लिए भी चुनौती बनी हुई है। 15 मई तक केदारनाथ धाम के लिए स्लॉट बंद कर दिए गए हैं। सरकार ने पंजीकरण पर 8 मई तक के लिए रोक लगा दी है। केदारनाथ जाने वाले यात्रियों को भी पंजीकरण में दिक्कतें आ रही हैं। और इसी के साथ आपको बता दें, एथिक्स इन्फोटेक के बिना आदेश के रजिस्ट्रेशन पर रोक लगा दी गई है। वेबसाइट पर भी आपको पंजीकरण की प्रक्रिया बंद होने का आदेश दे दिया गया है 8 मई तक के लिए। पर्यटन विभाग के अधिकारियों की भी इस बात की कोई जानकारी नहीं है, लेकिन जिस तरीके से 8 मई तक के लिए रोक लगा दी गई है, यानी कि फिलहाल आज आप पंजीकरण अपना नहीं करा सकते हैं। नए यात्री, जो पहले के यात्री हैं, जो पूर्व यात्री हैं, वो केदारनाथ के लिए जा सकते हैं। केदारनाथ में तीर्थ पुरोहितों ने देश विदेश से धाम पहुंच रहे तीर्थयात्रियों को बारिश और ठंड से बचाने के लिए रेन शेल्टर बनाने की मांग की है। साथ ही तीर्थ पुरोहितों ने यह भी कहा है कि धाम में तीर्थयात्रियों की संख्या लगातार बढ़ रही है। ऐसे में टेंट कॉलोनियों और शौचालयों की व्यवस्था वहां पर होनी चाहिए। आज जैसे कि 2013 में जो भीषण यहाँ पे आपदा आई थी, उसके बाद हर संभव सबने प्रयास किए हैं, चाहे यहाँ पे व्यक्तिगत रूप से देखो, शासन तो यहाँ पे केंद्र सरकार तो हर प्रकार से यहाँ पे प्रयास तो सबने किया है। हालांकि सफलता कहाँ तक मिली है ये कहना अभी बहुत ही मुश्किल है। लेकिन आप व्यापार के संबंध की बात करें तो यहाँ पे अभी जो पुराने जो अनुबंध हुए थे व्यापारियों के, तो वो अभी पूर्ण नहीं हुए हैं। तो संभवतः व्यापारी अपनी दुकान नहीं खोल पाए हैं, तो उनको तो काफ़ी असुविधा यहाँ पे हो रही है। जो शासन ने कोशिश करे की और टेंटों की और शौचालयों की में थोड़ा अभी कमी है, क्योंकि जिस प्रकार से यहाँ पे बर्फबारी हो रही है, बारिश हो रही है, तो यात्री लाइन में लगे उनके लिए थोड़ा किनारे पे ट्रेन शटर हो और शौचालय, इसकी यहाँ पे अभी थोड़ी दिक्कतें हैं। लेकिन जिस हिसाब से कई प्रश्न चिन्ह उठे हैं फेसबुकों के माध्यम से, इंस्टाग्राम के माध्यम से, तो ये गलत है, क्योंकि केदार जैसे स्थिति स्थान पे है, इस प्रकार की एकदम से व्यवस्था शुरू में करना बहुत टफ हो जाता है। तो केदारनाथ में तीर्थयात्रियों ने देश विदेश से धाम पहुंच रहे तीर्थयात्रियों को बारिश और ठंड से बचाने के लिए लगातार वहां पर मांग की जा रही है। तो वहीं आपको इसके बीच ये भी बता दें, केदारनाथ धाम में पैदल मार्ग यात्रा पर सीजन के दौरान टेंट, दुकान आदि के जरिए रोजगार, और वहीं स्थानीय लोग सीमित यात्रियों के लिए भेजे जाने से नाखुश हैं। इसको लेकर लोगों ने कहा है कि यहाँ पर रहने और खाने की अच्छी व्यवस्था है, लेकिन इसके बावजूद यात्रियों को कम भेजे जाने से उनका रोजगार प्रभावित हो रहा है। केदारनाथ धाम में पैदल मार्ग यात्रा पर सीजन के दौरान टेंट, दुकान आदि के जरिए रोजगार जो हुआ करता था, अब वो कम हो गया है। उसको लेकर के कहीं ना कहीं वहां पर नाराजगी देखी जा रही है। जो कि यहाँ 5 दिन से सब के टेंट खाली रह रहे हैं। यहाँ पे करीब 20,000 से ज़्यादा आदमियों की रहने की व्यवस्था है। 20,000 का उससे ज़्यादा भी है रहने की व्यवस्था। पूरे रहने होटल सारे, बहुत सारे टेंट खुले हैं यहाँ पे। तो हमारी सरकार से ये अनुरोध है कि यहाँ पे यात्रा ज़्यादा से ज़्यादा चलाएं, और यहाँ पे पूरी व्यवस्था है यात्रियों की, ऐसा कुछ नहीं है। ग्लेशियर टूटने के कारण चाहे होटल वाले हो गए, घोड़े खच्चर हो गए, टेंट वाले बिल्कुल खाली रह रहे थे। सभी में अपना दुख प्रकट किया। आज देखिए थोड़ा घोड़े खच्चर चलने से हमारे घोड़े खच्चर वाले हो गए, तब टेंट वाले हो गए, दुकान वाले हो गए, सभी में खुशी की लहर है। बाबा केदारनाथ की नगरी में कम से कम 20,000 लोगों के रहने की व्यवस्था है। स्थानीय लोगों ने बहुत अच्छी व्यवस्था की है। गवर्नमेंट से अब निवेदन है कि यात्रा पूरी खोली जाए, यात्रा रोकी ना जाए। कम से कम 20-25,000 लोगों की रहने की व्यवस्था है केदारनाथ में। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा चल रही है। इस दौरान तीर्थयात्री चारधाम के दर्शन के लिए उमड़ रहे हैं। गंगोत्री धाम की यात्रा पर जाने वाले तीर्थयात्री गंगनानी और रुक करके गर्म कुंड में स्नान कर रहे हैं, जिसके बाद वो आगे की यात्रा शुरू करते हैं। गर्म कुंड पर देखिए ये खास रिपोर्ट। उत्तराखंड का उत्तरकाशी जिला जो धार्मिक लिहाज से काफी अहम है, इसी जिले में गंगोत्री और यमुनोत्री स्थित है, जो देश के करोड़ों लोगों के लिए आस्था का केंद्र है। मगर उत्तरकाशी जिले में ही ऐसा ही एक पौराणिक स्थान है जो लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करता है। गंगोत्री धाम के अहम पड़ाव गंगनानी में गर्म पानी का एक कुंड है। गंगोत्री जाने वाले तीर्थयात्री पहले इसमें स्नान कर अपनी रास्ते की थकान दूर करते हैं।
गंगनानी में जो गर्म पानी है वो किस तरह से आता है और जो श्रद्धालु हैं किस तरह से स्नान करते हैं, तो मैं आपको ठीक दिखा सकता हूँ। देखिए आप, जो गंगनानी में जो गर्म कुंड है, जो गर्म कुंड से जो पानी निकल रहा है, आप देख रहे हैं ठीक कि यहाँ से ये पानी निकलता है। कहते हैं कि कुंड में स्नान करने से शरीर के स्किन से जुड़े रोग दूर हो जाते हैं। वैज्ञानिक तौर से देखा जाए तो ये सल्फर वाटर है और प्राकृतिक दृष्टि से देखा जाए तो यहाँ पर सतयुग में महर्षि पराशर जी हुआ करते थे, जिन्होंने अपने तपोबल से अपने स्नान करने के लिए गर्म जल का उद्गम किया था। और इस जल से जैसे फोड़ा, फुंसी, चर्म रोग इत्यादि इस प्रकार से के कोई बीमारी हो तो इस पानी से जो जल से जो साफ हो जाते हैं। मगर सवाल ये है कि पहाड़ों में ये गर्म पानी आखिरकार आ कहां से रहा है। बर्फबारी के बीच भी गर्म पानी का ये स्रोत इसी तरह से चलता रहा है। गर्म पानी के इस कुंड को लेकर धार्मिक मान्यताएं हैं। धार्मिक मान्यता ये है कि यहाँ पर वेद व्यास के पिता महर्षि पराशर ने हजारों साल तक तपस्या की थी। गर्म पानी का ये स्रोत तभी से है। पराशर जी जो है वेद व्यास जी के पिता, सुखदेव जी के दादा, उन्होंने इस स्थान पर वृद्ध समय में आकर के इस स्थान पर वैदिक धर्म प्रचार प्रसार हेतु यहाँ पर रुके। उन्होंने इस स्थान पर बैठ करके भजन किया, तपस्या किया और अपने तपोबल से जो है इस गर्म जल को उत्पन्न किया है। ये यहाँ पर पराशर जी की मूर्ति है, ये व्यास जी है, गंगा जी है और वो मुख्य शिला है पराशर जी की तप करने की। वहीं पर पराशर जी ने बैठ करके इस स्थान पर बैठ करके भजन तपस्या किया और अपने तप से जो है गर्म जल को उत्पन्न किया। गंगनानी में गर्म कुंड अपना अलग ही महत्व रखता है। जब यात्री गंगोत्री पर आते हैं तो गर्म कुंड में स्नान जरूर करते हैं। एबीपी गंगा के लिए उत्तरकाशी से दिग्वीर बिष्ट की रिपोर्ट। हेमकुंड साहिब में बर्फबारी ने परेशानी बढ़ा दी है। हेमकुंड साहिब में 10 फीट से अधिक बर्फबारी हो रही है। 28 फौजी के अलावा ट्रस्ट के सेवादार भी बर्फ हटाने में जुटे हुए हैं। 20 मई को हेमकुंड साहिब के कपाट खोले जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले लगातार बर्फबारी हो रही है। ऐसे में वहां पर परेशानी भी बढ़ने लगी है। हेमकुंड साहिब में 10 फीट से अधिक बर्फ जम चुकी है, लेकिन इसको हटाने के लिए फौजी वहां लगे हुए हैं। इसके अलावा ट्रस्ट के सेवादार लगे हुए हैं। 20 मई को हेमकुंड साहिब के कपाट खुले हैं, उससे पहले जमकर बर्फबारी यहाँ देखने को मिल रही है और इसने हालांकि कहीं ना कहीं चिंता बढ़ा रखी है, परेशानी बढ़ा रखी है। 28 फौजी लगे हुए हैं, ट्रस्ट के सेवादार लगे हुए हैं बर्फ हटाने में। तो ये तस्वीर आपके सामने है किस तरीके से अब बर्फ हेमकुंड साहिब में जमी हुई है और इसे हटाने के लिए फौजी वहां पर लगे हुए हैं ताकि जो श्रद्धालु आएंगे उन्हें किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो, वहां पर कोई परेशानी ना हो आवाजाही में। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।